गौरव अग्रवाल सर आपण ENT आणि हेड अँड नेक ऑन्कोलॉजिस्ट आहात सर. आम्ही तुमच्याकडून जाणून घेऊ नेमकं हे जे प्रादुर्भाव वाढत आहे म्युकोरमायसिसचे कोविड पोस्ट कोविड पेशंटमध्ये एक धास्ती निर्माण झाली आहे. आपलं काय आकलन आहे, काय आपलं एनालिसिस आहे, काय सिनेरियो है त्याबद्दल तुम्ही सांगा. नागपुर में अभी पोस्ट कोविड पेशेंट्स जिसमें ज़्यादातर डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं या हार्ट की डिजीज़ के हैं या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वाले हैं, उसमें ब्लॅक फंगस यानी म्युकरमायकोसिस का प्रमाण खूप वाढलेलं आहे. सध्या म्हणजे नागपूरमध्ये कमीत कमी 600 पेशंट आहे आणि मी पण जवळपास 50 वर पेशंट ऑपरेट केले आहे म्युकरमायकोसिसचे आणि याचं प्रमाण खूप वाढलेलं आहे. आता हे खूप घातक फंगस आहे. एक बारी अगर ये पूरा फैल जाए तो जितना ऑर्गन में इन्वॉल्व किया है वो ऑर्गन निकालना ही इसका सॉल्यूशन है. चाहे हम कितनी भी दवाइयाँ दे दें उससे वो बात नहीं बनती. तो इस फंगस का जैसे जड़ें रहती हैं, अगर किसी जगह पे फंगस लगी हम उसको साफ भी कर दें और उसकी जड़ें अगर अंदर की तरफ चली गई जैसे कि इंपॉर्टेंट एरिया की तरफ, ब्रेन की तरफ या आंखों की तरफ, तो हम उस ऑर्गन को सेव नहीं कर सकते. आंख इसी कारण कुछ पेशेंट्स की, कुछ मरीजों की आंखें भी निकालनी पड़ चुकी हैं. ब्रेन की तरफ अगर ये फंगस गया तो हमारे हाथ से बात निकल भी सकती है और ये जान को हानि भी हो सकती है. सर आप क्या कहोगे कि देखा गया है कि जो साइनस की तरफ जो क्लॉटिंग आ रही है, एक तरह से जो अपर और लोअर जो जॉज है वो भी ब्लॉक हो जाते हैं. इसका दुष्परिणाम इतना है कि जो पर्टिकुलरली जो अपना धूम्रपान करता है या कुछ ऐसी भी चीजें सेवन करता है और वो ऑलरेडी कोविड का मरीज हो रह चुका हो, रिकवर हो चुका हो, उसको भी बहुत ज्यादा खतरा है. उस बारे में बताइए. बिल्कुल सही बात है. जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी ऑलरेडी साइनस एरिया की और रेस्पिरेटरी एरिया जो रहता है, श्वास नलिका की इम्यूनिटी जो है काफी कम रहती है. तो उन लोगों में इस प्रकार के जो भी इन्फेक्शंस रहते हैं, चाहे हम उसमें फंगल इन्फेक्शंस कहें या बैक्टीरियल, उसका प्रमाण ज्यादा ही रहता है. और खास तौर पे अगर वैसा पेशेंट पोस्ट कोविड पेशेंट है और जो कि स्मोकिंग भी करता है तो उन लोगों में इसका परिणाम बहुत ज्यादा हो सकता है और इसका प्रमाण भी बहुत ज्यादा हो सकता है बीमारी का. और जैसा आपने बताया कि इसका प्रमाण जो मेनली शुरू होती है साइनस एरिया से चालू होती है, तो नाक के अंदर, आंखों में और जबड़े में सबसे पहले इसके सिम्टम्स आते हैं. इसी वजह से दांतों का हिलना, दांतों के पास से पस आना, आंखों में तकलीफ जैसे कि आंखों का लालीपन, आंखों में देखने में तकलीफ, आंखों को हिलाने में तकलीफ, या फिर नाक बुझना और नाक से खून आना, इस तरह के सिम्टम्स सबसे पहले आते हैं. जो पर्टिकुलर कोमॉर्बिडिटी पेशेंट है या जो क्रोनिक पेशेंट है उनमें एक तरह से इतना डर समाया हुआ है या कुछ लोग ऐसा है जो ऑलरेडी इसकी गिरफ्त में आ चुके हुए हैं, उनको मेडिसिन है जैसे अपना जो इंजेक्शंस जो होती है काफी महंगी है, दुर्लभ है, मिल नहीं रही है और दूसरी बात वो काफी कॉस्टली भी रहती है. तो उनका आगे का विचार ये रहता है कि इस तरह का ट्रीटमेंट किस तरह से होगा. तो ऐसे लोग दहशत में हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देंगे? आपकी बात सही है. हमें दहशत की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें जागरूकता की बहुत जरूरत है. हमें इस बीमारी के खिलाफ जागरूक रहना है. हमें इसके सिम्टम्स को पहचानना है. अगर हम जल्द से जल्द इसके लक्षणों को पहचानें तो हम इसका बहुत अच्छे तरीके से इलाज कर सकते हैं. जहाँ तक दवाइयों की बात है तो इसकी दवाइयाँ बहुत कॉस्टली हैं. अगर हम एक माने कि एक 60 किलो का आदमी है तो उसको सबसे अच्छा एम्फोटेरिसिन जो है लाइपोसोमल, वो 5 मिलीग्राम के हिसाब से भी दें तो एक दिन के 6 वायल लगेंगे और एक वायल की कीमत जो है 7,500 से 8,000 है. तो एक दिन की सिर्फ एंटी फंगल की कॉस्ट ऑफ थेरेपी जो है 45 से 50,000 के बीच आती है. तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो एंटी फंगल्स को कुछ कम दामों में उपलब्ध कराएं ताकि हर एक मरीज पूरी तरह से ट्रीटमेंट ले सके. सर आप हमें ये भी बताइए कि ये जो अपना ब्लैक फंगस कहते हैं, म्यूकोरमाइसिस कहते हैं, काफी लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, लेकिन ये जब शुरुआत होती है तो उसको अनदेखा भी नहीं किया जा सकता. तो ऐसे जो लोग हैं जिनको ऐसा अंदेशा है कि ऐसा हो सकता, फंगस आ सकता है, तो उन लोगों ने किस तरह से प्रिवेंशन के लिए उपाय योजना करना चाहिए, उस बारे में बताइए. हाँ, इसकी प्रिवेंशन के लिए सबसे जरूरी है कि जो पोस्ट कोविड पेशेंट है वो जागरूक रहे और उनका, अगर वो शुगर पेशेंट है तो शुगर का एकदम स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए.
तो अपना जो शुगर है वो सवेरे शाम करें, उसके लिए नियमित रूप से दवाई लें और कंट्रोल अच्छा रखें। इसके अलावा नेजल हाइजीन, नाक का हाइजीन उनका अच्छा चाहिए, उसके लिए सलाइन नेजल वॉशेस जो हैं काफ़ी मददगार होती हैं। तो किसी भी अपने नज़दीकी ईएनटी डॉक्टर से, कान नाक गले के डॉक्टर से मिले और एक परामर्श ज़रूर लें। डरने की आवश्यकता नहीं है, पर जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोग जिनके इम्यूनिटी सिस्टम टोटली डाउन है, जो देखा गया कि मतलब डायबिटीज से काफ़ी परेशान है, और ऐसे लोग हैं जिनको आइस के ऑलरेडी प्रॉब्लम है आंखों के, तो ऐसे लोगों के लिए भी एक तरह से क्या सुरक्षात्मक कदम होंगे, उस बारे में बताइए। हाँ, जो लोग डायबिटीज से ग्रस्त हैं उनको अपना शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आंखों की जो दूसरी बीमारियां हैं उसको इसके साथ कंफ्यूज करने की बजाय एक सही चिकित्सक से अगर परामर्श लिया जाए तो हम इस डर को मिटा सकते हैं और जल्द से जल्द इसको पहचान के इसका इलाज कर सकते हैं। अभी भी देखा गया कि सर कोरोना का क्राइसिस कम नहीं हुआ, अभी भी लोगों में काफी डर और दहशत भरा हुआ है। तो ऐसे भी जो लोग हैं जो आज सोसाइटी में बगैर मास्क के घूम रहे हैं, और दूसरी बात दूसरों को खतरा पैदा कर रहे हैं, और दूसरी बात सैनिटाइज नहीं करते, वो जो कोरोना के जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो अप नहीं करते, तो ऐसे लोगों के लिए आपको क्या मैसेज होगा? मैं ऐसे लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो सरकार की बात को जरूर माने। हर एक आदमी को मास्क पहनना चाहिए, हर एक आदमी को सैनिटाइजेशन का प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। ये अपने लिए ही नहीं, सब लोगों के लिए ज़रूरी है, और इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये बीमारी और न जाने कितनी बीमारियां जैसे ब्लैक फंगस और न जाने कितनी बीमारियों को साथ लेकर आएगी। कोई अभी इसके बारे में पूर्ण रूप से नहीं जानता है, लेकिन अगर हम बच के चले तो हम बेहतर रह सकते हैं। सर आप हमें ये भी बताइए कि जो ब्लैक फंगस है, म्यूकोरमाइसिस है, उसका ट्रीटमेंट का कॉस्ट क्या आता है और उसकी अवधि क्या चलती है, और दूसरी बात आपके हॉस्पिटल में इससे रिलेटेड जो ट्रीटमेंट होता है क्या क्या आधुनिक सुविधा है, क्या एडवांस सुविधा है, उस बारे में बताइए। हाँ, इसका जो नॉर्मल अवधि रहती है पेशेंट की वो 10 से 2 हफ्ते के बीच, 10 से 14 दिन के बीच रहती है। इसका कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा जाता है, खर्च काफ़ी ज़्यादा जाता है, क्योंकि इसकी दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। हम दवाइयों का ही खर्चा जो है औसतन 50,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अगर पकड़ें तो 7-8 लाख रुपए तो दवाइयों के ही हो जाते हैं। तो कुल मान के चलिए कि जितना कुल खर्च है उसका 10-20% ही बाकी डॉक्टर की फीस या बाकी चीज़ों में रहना और उसमें खर्च होता है, बाकी सब दवाइयों का ही खर्च रहता है। और म्यूकोरमाइसिस के बारे में अवेयरनेस अभी काफ़ी लोगों में कम है, लेकिन ये पोस्ट कोविड पेशेंट की वजह से भी ये समाज में और भी लाइट में आ रही है सारी चीज़ें। तो एक अवेयरनेस के हिसाब से, और ये इसको ज़्यादा स्प्रेड ना हो ये डिजीज़ को, उस बारे में आप क्या संदेश देंगे, क्या मैसेज रहेगा आपका? इस बारे में मेरा मैसेज शुरुआत से यही रहा है कि पहले हमें कोरोना को थोड़ा सा रोकना है। उसके लिए जनरल प्रोटोकॉल्स जो भी गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं वो सब फॉलो किए जाएं, मास्क लगाया जाए, सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स अच्छे से फॉलो किए जाएं। उसके बाद अगर किसी को कोविड हो ही गया है तो उसको नेजल हाइजीन के प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए, जिसके अंदर की सलाइन नेजल वॉशेस जो हैं उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसके अलावा जो पेशेंट्स हैं जिनको दूसरी परेशानियां हैं, जैसे कि किडनी की बीमारी है, डायबिटीज़ है, या जिनको हम बोलते हैं इम्यूनिटी कम है, उन सब लोगों ने अपना खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए और बराबर एक चिकित्सक का परामर्श लेते रहना चाहिए और किसी भी सिम्टम को नजरअंदाज